Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video lecture we are going to discuss chapter number 12, coordination and control of class 10th, and the topic that I am interested to teach you is feedback mechanism. Feedback mechanism क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट सिक्रीट देयर हार्मोन एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि जो आपके पास हार्मोन्स होते हैं वो मुसलसल रेगुलरली ब्लड के अंदर रिलीज़ नहीं किए जाते ग्लैंड्स की तरफ से. दीज हार्मोन्स वेरी देयर रेट विद द नीड ऑफ द बॉडी, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं डू नॉट सिक्रीट देयर हार्मोन्स एट अ कांस्टेंट रेट, दे डू सो according to the need of the body. Like many other functions in the body, the secretion of the hormone is also regulated by feedback mechanism. यानी कि बॉडी के अंदर मुसलसल एक हार्मोन रिलीज़ नहीं किया जाता, अल्टरनेटिवली बॉडी की डिमांड के मुताबिक हार्मोन्स को बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है जब उसकी नीड होती है. यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस. यानी कि इस बात का मतलब ये है कि जब बॉडी को नीड होगी तभी हार्मोन्स को रिलीज़ किया जाएगा, जब बॉडी की नीड नहीं होगी तब इस हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं किया जाएगा. फर्दर डिस्कस करते हैं. आपके पास फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह का होता है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस the output of a process decreases or inhibits the process. For example, अगर हम इसकी बात करें ग्लूकोज की, ठीक है, और ग्लूकागोन और इंसुलिन की बात करें, यानी पेंक्रियाज को डिस्कस करें, ठीक है, जब बॉडी के अंदर व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो पेंक्रियाज सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को कि वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या कर दें, कम कर दें. जब डिक्लाइन इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू अ नॉर्मल सेट पॉइंट होता है तो इनहिबिट किया कर दिया जाता है इंसुलिन को. यानी कि जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो पेंक्रियाज एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको कहते हैं इंसुलिन, जो बॉडी के अंदर ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या करता है, कम करता है. ठीक है, जब डिक्लाइन होता है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन के अंदर एक नॉर्मल सेट पॉइंट तक, तब इनहिबिट कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है कि अब इंसुलिन सिक्रीट ना हो. ठीक है. सिमिलरली व्हेन बॉडी नीड्स ग्लूकोज, ठीक है, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम हो जाती है तो पेंक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको ग्लूकागोन कहा जाता है. ग्लूकागोन कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर, पेंक्रियाज के अंदर ग्लूकागोन कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज जब ब्लड में रिलीज होता है तो राइज इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू अ नॉर्मल सेट पॉइंट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोन. दस ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कंट्रोल द प्रोसेस दैट इज द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. मैं इसको बात को रिपीट करता हूँ दोबारा कि जो आपके पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसके अंदर इनहिबिट किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है किसी चीज़ की सिक्रीशन को, किसी ग्लैंड की सिक्रीशन को या किसी हार्मोन्स की सिक्रीशन को. फॉर एग्जांपल, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो एक पेंक्रियाज सिक्रीट करता है इंसुलिन को कि वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करे. जब वो कम करके डिक्लाइन करके एक सेट पॉइंट पे ले जाती है तो फिर पेंक्रियाज उसको इनहिबिट कर देता है कि अब भाई इसका लेवल क्या हो गया है, पूरा हो गया. सिमिलरली जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ग्लूकागोन सिक्रीट करता है पेंक्रियाज के, ग्लूकागोन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर ब्लड के अंदर, ठीक है, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को एक सेट पॉइंट पे ला के इनहिबिट कर दिया जाता है सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन को. ये प्रोसेस बॉडी के अंदर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को कंट्रोल करने का जिम्मेदार होता है, दैट इज पेंक्रियाज. पेंक्रियाज नेगेटिव फीडबैक की एक्सीलेंट एग्जाम्पल है.
ठीक है, कि जब रिक्वायर है तो तब हार्मोन को रिलीज करना है, जब रिक्वायर नहीं है तो हार्मोन को सिक्रीट नहीं करना। यानी कि ये जो बात मैंने की है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट सिक्रीट देयर हार्मोन्स at a constant rate, their rate varies according to the need of the body. Like other functions in the body, the secretion of the hormone is also regulated by the feedback mechanism, और feedback according to the need of the body है, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। इसमें क्या होता है कि आपका एक चेंज जब बॉडी के अंदर आता है तो उसके नतीजे में हार्मोनल रेट इंक्रीज करता है और आउटपुट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी दोनों केसेस में वेरिएशन आएगी, हार्मोन्स अपने इफेक्ट को इंक्रीज करेंगे, मोर फंक्शंस परफॉर्म होंगे ग्लैंड के ऊपर और हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। यानी द चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोसेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोसेस, यानी कि जो आप चेंज ला रहे हैं उससे प्रोसेस में भी क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। फॉर एग्जांपल जब एक इन्फेंट सकलिंग एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, जब मदर उसको फीड करती है, ठीक है, तो आपके पास हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और प्रोड्यूस करते हैं मिल्क को, ठीक है। मोर सकलिंग विल लेड टू मोर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन विच इन रिटर्न लीड्स टू मोर मिल्क प्रोडक्शन, यानी ऑक्सीटोसिन और एक्टिवेट होता है और ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है। दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम के ऊपर। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स, वस्कुलर डिसऑर्डर जिसकी एग्जांपल पैरालिसिस है, एंड फंक्शनल डिसऑर्डर एपिलेप्सी जिसकी एग्जांपल है, ठीक है। पैरालिसिस क्या होता है, ठीक है, इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा छोटा सा बात कर लेते हैं, वस्कुलर डिसऑर्डर क्या होता है और फंक्शनल डिसऑर्डर क्या होता है। जो वस्कुलर डिसऑर्डर होता है ना, आर ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम, यानी कि जो आपके पास नर्वस सिस्टम ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है, जो वेन्स ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ठीक है, ब्रेन को, उसकी फंक्शनिंग में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो इसको कहा जाता है वस्कुलर डिसऑर्डर। एंड फंक्शनल डिसऑर्डर आर ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्सिस जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके पास फंक्शनल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास जो टर्म है एपिलेप्सी के ऊपर, ठीक है। एपिलेप्सी क्या, पैरालिसिस पे पहले बात कर लेते हैं। पैरालिसिस क्या होता है, इट इज़ द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स, यानी जब बॉडी का एक साइड का ग्रुप ऑफ मसल्स या कोई एक मसल काम करना छोड़ दे तो इसको क्या कहते हैं, पैरालिसिस। यानी उस इट इज़ ऑफन काज्ड बाय डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो सकता है इसमें, ठीक है। ये डैमेज आपके पास स्ट्रोक से भी हो सकता है, रप्चर्ड इन ब्लड वेसल्स और स्पाइनल कॉर्ड, या ब्लड क्लॉटिंग से भी हो सकता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग इन दीज ब्लड वेसल्स, और पॉइजन प्रोड्यूस बाय पोलियो वायरस से भी हो सकता है। यानी कि ये बेसिकली इनकम्प्लीट मसल्स की वर्किंग होती है, ठीक है, इसमें मसल्स काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है। ये आपके पास डैमेजिंग हो सकती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से होता है जिसमें ब्लड वेसल्स रप्चर्ड हो जाती हैं, ब्लड क्लोटिंग की वजह से भी हो सकता है, या वो पॉइजन प्रोड्यूस करता है पोलियो वायरस, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। पेशेंट मे हैव वीक पैरालिसिस थ्रू इज और हर बॉडी और हैव पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये वो जगह जहाँ पे मसल्स काम करना छोड़ देते हैं तो उस जगह आपको क्या हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है। जहाँ पे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और इन ऑल फोर लिम्स में भी क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एपिलेप्सी की। तो एपिलेप्सी क्या होता है, ये नर्वस डिसऑर्डर है इन विच देयर इज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सिस इन ब्रेन। ये क्यों होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन पेशेंट। एक्चुअली में ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, इसका कोई एक्चुअली में करंट कोई इलाज नहीं है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इट मे बी ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंट काजेज से भी हो सकता है, ठीक है। और पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी मे हैव टू टेक मेडिसिन डेली, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल देयर सीजर्स, ठीक है। दे आर टर्म्ड एज एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी इनको कहा जाता है। यानी कि ये नर्वस डिसऑर्डर होता है जिसमें एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सिस होती हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। अनप्रोवोक सीजर्स होते हैं, ठीक है, और ये सीजर्स टेम्परेरी एबनॉर्मल स्टेट में
एज कन्वल्शंस होते हैं, ठीक है, और जेनेटिकली और डेवलपमेंट काज भी इसकी वजह हो सकती है, ठीक है। पेशेंट को रेगुलर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, एपिलेप्सी कहलाती है। देयर इज़ नो नॉन क्योर ऑफ दैट एपिलेप्सी बट मेडिसिन कैन कंट्रोल दैट सीजर्स। इसका कोई करंटली कोई अच्छा इलाज नहीं है, ठीक है, लेकिन मेडिसिन इसको क्या कर सकती हैं, कंट्रोल। पेशेंट हैव टू टेक मेडिसिन रेगुलरली बेसिस ऑन रेगुलर बेसिस एज वेल एज प्रिवेंशन फ्रॉम द सीजर्स, ठीक है। और मोर ओवर ये कि आपके पास हेड ट्रॉमा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन में कॉज एपिलेप्सी एट एनी एज, ठीक है। ये किसी एज पे भी आपके पास क्या हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है। ड्यूरिंग सीजर एहतियात करनी चाहिए कि पेशेंट के मुंह में कुछ ना डाला जाए, क्योंकि उस वक्त वो क्या कर सकता है कि वो अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, ठीक है। तो उस वक्त इट कैन रिजल्ट इन सीरियस इंजरी, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट द पेशेंट विल बाइट इज और हर टोंग, ठीक है। ये एपिलेप्सी आपके पास नर्वस डिसऑर्डर है जिसका ऐसा कोई क्योर नहीं है। सीजर्स होते हैं इसमें, ठीक है, और इसमें मेडिसिन के थ्रू इसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो हैं आपके पास नॉलेज है हमारे पास, ठीक है। इस नॉलेज के थ्रू, इस डिसीज़ की नॉलेज के थ्रू भी हम बहुत सी चीज़ों को जान पाए हैं कि इसको कैसे क्योर करते हैं, ठीक है। द नॉलेज ऑफ द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम हैज़ helped man in the diagnosis and the treatment of nervous disorder including paralysis हो गया, epilepsy हो गया, ठीक है। Man has discovered the areas of the brain that receives information from different sense organs and the areas that send message to different effectors. Such knowledge help a lot in identifying the malfunctioning areas of the brain, ठीक है। So this was all about disorders of nervous system and feedback mechanism. Thank you very much.